Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we are discussing today. So the first article is on the collegium system. So यहाँ पर बात करेंगे collegium system form क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, what are the related judgments that has been there regarding the collegium system and क्या क्या challenges है when it comes to collegium system that we'll be seeing in our first article. The second one is with regards to the G20 presidency. So यहाँ पर बात करेंगे G20 के बारे में, how was it formed, क्यों फॉर्म हुआ था और इसके क्या क्या consequences हो सकते हैं, इसके क्या क्या हैं प्लस पॉइंट्स, द एडवांटेजेस ऑफ G20 एंड द चैलेंजेस ऑफ G20 और इंडिया के सामने क्या रिलेवेंस है G20 का और इंडिया का क्या रोल रहेगा when it comes to G20 presidency. That would be discussing in our second article. The third one is with regards to the conference known as No Money for Terror कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस के बिग पिक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके नुआंसेस के बारे में बात करेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is with regards to an conference known as Moscow format. So यहाँ पर बात करेंगे what is this Moscow format, किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन से प्लेयर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस है इस फॉर्मेट में और करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या रोल है दिस मॉस्को फॉर्मेट का. दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. The fifth one is on the Rhino Horn. So यहाँ पर मेजर ग्लोबल कन्वेंशंस के बारे में जानेंगे, ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड एज वेल एज राइनो हॉर्न से रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट है और उसमें क्या क्या सेलियंट फीचर्स हैं. दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड देन द सिक्स्थ वन इज ऑन द NIIF. सो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे, इसके रोल के बारे में जानेंगे, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे एंड चैलेंजेस के बारे में जानेंगे इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सेवेंथ वन is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the collegium system. So यहाँ पर Supreme Court has agreed to list a plea for collegium system review. अब यहाँ पर the basic question is what is collegium system और क्यों फॉर्म हुआ. Now this collegium system is a very important topic and it has been a contentious topic for quite a long time and that is why we have also covered this topic in detail in our 12th October video जहां पर एकदम बेसिक से फर्स्ट कि संविधान में कौन से आर्टिकल है रिलेटेड टू द कॉलेजियम सिस्टम, उनमें क्या क्या इश्यूज हैं, इनमें जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या रिलेटेड जुडिशियल जजमेंट्स हुए हैं, उन जजमेंट से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे और जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम है उनमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन आवर 17th October video. So please refer to this video so that you have a very good understanding and critical understanding of this topic. With that, now let's move to our next topic, that is on the G20 presidency. अब यहाँ पर the article is that government to hold offsite on the Andaman as it prepares for the G20 presidency. बट इस इंपॉर्टेंस को जानने के लिए, इस आर्टिकल के रिलेवेंस को जानने के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द बेसिक्स ऑफ G20 एंड हाउ G20 वुड बी अ मेजर स्टेपिंग स्टोन फॉर इंडिया इन द फ्यूचर एरिना. और इसे समझने के लिए द बेसिक एस्पेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर 14th नवंबर वीडियो, जहां पर एकदम बेसिक से फर्स्ट ऑफ ऑल G20 होता क्या है, G20 कैसे फॉर्म हुआ था, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ G20, what was the basic understanding behind the members of G20 during its initial stages और ओवर द इयर्स कैसे G20 का सिग्निफिकेंस ग्रो किया है, कैसे उसके मैंडेट्स और जुडिक्शंस ग्रो किए हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं करंट G20 के सामने, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, everything we have discussed in our 14th November video itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding of this geopolitics. With that, now let's move to our next article, that is on the conference known as No Money for Terror conference. अब ये जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है ये काफी दिनों से चलते आया है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आल्सो. दैट इज व्हाई वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन आवर 16th नवंबर वीडियो, जहां पर एकदम बेसिक्स फर्स्ट कि नो मनी फॉर टेरर होता क्या है, इस कॉन्फ्रेंस का क्या रोल, इस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, प्रीवियस एडिशंस कहां पर हुए थे, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल होने वाला है इन द प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस और फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या हैं बिफोर दिस कॉन्फ्रेंस और बिग पिक्चर क्या है इस कॉन्फ्रेंस का. That also we have discussed in our 16th November video. So please refer to the video so that you get a good clarity of this conference and the big picture behind this conference. With that, now let's move to our next article, that is on the Moscow format. अब बात करते हैं Moscow format के ऊपर. The full form of this is Moscow format
of consultation on Afghanistan. So let's start with the basics. So, Moscow format consultation on Afghanistan. अब this consultation is on the basics of Afghanistan. आपको नाम से पता चल जा रहा होगा. The basic aspect, the basic point here, the basic point of discussion is on Afghanistan. ये लॉन्च किया गया था इन ईयर 2017 एंड इज अ रीजनल प्लेटफॉर्म. ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, एक डिस्कशन टेबल है, एक डिस्कशन कॉन्फ्रेंस है जहां पर जो भी स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज में से स्पेशल एनवॉयज जो हैं, स्पेशल डेलीगेशंस जो हैं, वो जाते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि अफगानिस्तान में कैसे वो पीस और स्टेबिलिटी लाएं. सो जो मैंडेट है इस कॉन्फ्रेंस का, मैंडेट जो है इस रीजनल प्लेटफॉर्म का, इज टू फैसिलिटेट political reconciliation between the then internationally backed Kabul government and Taliban. पर अभी आपको पता होगा कि तालिबान has taken over. There is no Kabul government which was internationally backed by then, or still after that this conference is going on, this Moscow format consultation grouping is going on. Now यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्यों मॉस्को ने एक लीड रोल रखा, मॉस्को इतना प्रोएक्टिव क्यों है when it comes to consultation of Afghanistan. Now, to answer this question, what you need to understand is that Moscow is having a lot of national concerns and interest in Afghanistan. Basically, दो issues हैं. First issue इसके अगर अफगानिस्तान में extremism हो, violence हो, instability हो, so they can be spreaded to the rest of Central Asia, which is a sphere of influence for the Moscow, that is Russia. Second is that there is a growing inflow of Afghan heroin into the Russian market, and that can disrupt the Russian market, and that can disrupt the Russian economy. Or because of these two key issues, Moscow had assumed the lead role in this conference. अब यहाँ पर जो geopolitical interest है, इसकी वजह से there has been an opposition also. Now because of this conference, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर रशिया है, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि these are countries which are having a good ties with Russia, इसीलिए काइंड ऑफ दो ब्लॉक्स डिवाइड हो जा रहे हैं. The one is the US backed block and the other is the Russian backed block, जहां पर रशिया है, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड अदर कंट्रीज आर देयर. और ये टाइप के डिविजन्स जो हैं that can be proved by such conferences. अब बात करते हैं क्या क्या है फंडामेंटल इश्यूज रिलेटिंग टू दी रीजनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर अफगानिस्तान विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्फ्रेंस, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंसल्टेशन. फर्स्ट चैलेंज यहां पर ये कि ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान एंड इट्स रीजनल सिक्योरिटी शुड बी इन्वॉल्व इन दिस मल्टीलैटरल प्रोसेस, जो कि एज ऑफ नाउ नहीं है. फॉर एग्जांपल यहां पर काफी सारे वेस्टर्न पावर्स नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट देयर, अदर टाइप्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट देयर. और वेस्टर्न कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा फॉर हैविंग एंश्योरिंग दी स्टेबिलिटी एंड पीस इन अफगानिस्तान. और जब तक आप वेस्टर्न कंट्रीज को इंकलकेट नहीं करोगे इनटू सच एंड मल्टीलैटरल प्रोसेसेस, द ऑब्जेक्टिव कुड नॉट बी accomplished. Second, the security of the countries in the region is interconnected and each country's domestic political and economic conditions will determine the regional security architecture. That means, for example, अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है. अब इन सब कंट्रीज में अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अपने इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड. और जो इनका आउटलुक रहेगा टुवर्ड्स दिस कॉन्फ्रेंस, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो कि ये पर्टिकुलर कंट्रीज फेस कर रहे हैं इन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल टेरिटरीज. Third challenge here, that is the time to assess the top-down multilateral process. तो यहाँ पर कहते हैं the Moscow is genuine in speaking and assuring political settlement. बट यहाँ पर अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हो आप, यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी चाहते हो अफगानिस्तान में, देन यहाँ पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है. तो अफगानिस्तान के लोगों को, तालिबान को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, देन ओनली द ऑब्जेक्टिव कुड बी फुलफिल्ड और accomplished. एंड दीज आर द फंडामेंटल चैलेंजेस because for this conference. Now let's move to our next article, that is on the report with respect to rhino horns. अब rhino horns में जाने से पहले इस आर्टिकल में काफी सारे कन्वेंशंस है जिसका जिक्र किया गया है, काफी सारे एसोसिएशंस का जिक्र किया गया है, एंड दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव. सो हर एक फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशंस के बारे में स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्वेंशन which is known as the Convention on International Trade in the Endangered Species, that is shortlisted as sites of wild fauna and flora.
अब ये जो कन्वेंशन है इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जहां पर स्टेट्स और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किए जाते हैं और वो वॉलंटरीली स्टार्टअप करते हैं, वॉलंटरीली साइन इन करते हैं। Now this draft resolution was signed in the year 1963 और IUCN जो है that is the International Union for Conservation of Nature is a membership organization to this जहां पर both government and non-governmental organizations include किए जाते हैं। और ये क्या करता है, दिस प्रोवाइड्स नॉलेज एंड मेथड्स टू द पब्लिक, प्राइवेट एंड एनजीओज ताकि वो एनेबल करें ह्यूमन एडवांसमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर को। अब ये जब फोर्स में आया था दैट वाज जुलाई 1975 एंड एज ऑफ नाउ 183 मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंदर। अगर गोल की बात करें, द गोल ऑफ साइट्स इज टू एंश्योर दैट द इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेंस डज नॉट एंडेंजर देयर सर्वाइवल। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि यस ट्रेडिंग तो होती है बट दैट शुड नॉट एंडेंजर देयर सर्वाइवल, और इसीलिए काफी सारे सेफगार्ड्स हैं जो कि साइट्स के अंदर मेंशन्ड है। यहां पर यूएनईपी administers this site secretariat and UNEP is the United Nations Environmental Program. So that is the body that is administrating the sites secretariat and that is based in Geneva. So ये located है Geneva, Switzerland में, और ये ऑपरेशन करती है और यहाँ पर इनका जो रोल है that is to provide servicing, advisory role at the same time coordinating के साथ साथ। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक हाईएस्ट लेवल टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। अगर साइट्स की बात करें तो द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द हाईएस्ट और टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, और यहाँ पर ये रेगुलर इंटरवल्स में ये करवाते जाते हैं। 1981 में इंडिया होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ द सीओपी, और ये जो साइट्स हैं दिस इज लीगली ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्टीज, दैट इज इट इज लीगली बाइंडिंग। सो अगर कोई कंट्री इसमें साइन करता है देन the mentions, then the articles of the sites and the charter of the sites are legally obligating, or legally it is mandatory for the countries to oblige with those provisions. Now इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें बेटर क्लासिफिकेशन के लिए काफी सारे अपेंडिक्सेस हैं। इस कन्वेंशन की बात करें बेसिकली 3 अपेंडिक्सेस हैं, 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 की बात करें सो इंक्लूड्स a list of most endangered animals and plants on the sites list. अपेंडिक्स 2 की बात करें सो इनमें वैसे स्पीसीज हैं जो कि नेसेसरली एंडेंजर्ड नहीं है एज ऑफ नाउ बट हो सकते हैं एंडेंजर्ड इन दी नियर फ्यूचर अगर हम उनकी ट्रेड को स्ट्रिक्टली रेगुलेट ना करें। और अपेंडिक्स 3 में वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि किसी पार्टी के रिक्वेस्ट पे हम ऐड करते हैं जहां पर ये जो पार्टी है, जो कंट्री है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो ऑलरेडी रेगुलेट कर रही है पर उन्हें असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, और वैसे पार्टीज के रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी स्पीसीज हम लोग इंक्लूड करते हैं दैट इज provided in the appendix 3. Now the next convention is the convention on biological diversity. अगर इस convention की बात करें so it is abbreviated as CBD, और यहाँ पर जो environmental leaders हैं वो इकट्ठा हुए, they gathered and they agreed कि वो एक comprehensive strategy अपनाएंगे ताकि वो ensure कर पाए sustainable development को। अब this convention was materialized during the 1992 Earth समिट जो कि हुआ था इन रियो डी जेनेरियो, जहां पर वो गारंटी किए कि हमें एक फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थी और वायबल वर्ल्ड छोड़ना है, एंड दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस कन्वेंशन। अभी जो कन्वेंशन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो कि साइन किया गया था इन 1992, और इस कन्वेंशन जो है इट इज एन इंटरनेशनली लीगल इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या किया गया है, जो कि रेटिफाई किया गया है बट बाय अ लॉट ऑफ कंट्रीज, पर्टिकुलरली 196 कंट्रीज है जो कि इन्हें रेटिफाई किए हैं, और यहां पर वो डेडिकेट करते हैं अपने टाइम एंड एफर्ट सो दैट दे कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट आउट देयर, और इसकी जो सस्टेनेबल यूसेज है और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग है वो प्रमोट कर पाए। दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन में इनकी जो नागोया समिट थे उसमें दे हैव पर्टिकुलरली एक्सेप्टेड सम टारगेट्स, उन्होंने कुछ टारगेट्स एक्सेप्ट किए जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। अब एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्या हैं? सो यहाँ पर दे आर टारगेट्स बेसिकली 20 टारगेट्स हैं जो कि एम्बिशियस हैं येट अटेनेबल हैं, और इन टारगेट्स को हम लोग कहते हैं एची टारगेट्स। और इन टारगेट्स को, ये जो 20 टारगेट्स हैं ये आप क्लासिफाई कर सकते हो डिफरेंट सेक्शंस में। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक गोल ए, जहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हम लोग जो रूट कॉज है बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन के उसे पता करेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। देन ऐसे कुछ गोल्स हैं जो कि बी में है, दैट इज कि हम लोग रिड्यूस करेंगे डायरेक्ट इंपैक्ट्स वाले
रीजंस को, जो कॉज हैं जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने के लिए या बायोडाइवर्सिटी को खराब करने के लिए, उसकी सस्टेनेबल यूसेज को डिप्लीट करने के लिए, तो वैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट्स को हम लोग कम करेंगे। दैट इज गिवन इन दी स्ट्रेटेजिक गोल बी। स्ट्रेटेजिक गोल सी में वैसे एम्स हैं जो कि इकोसिस्टम, स्पीसीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी या इन सब चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या इंप्रूव हम लोग करवाएं। देन डी में ऐसे गोल्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि हम लोग एक बार हम लोग रिजॉल्व कर ले प्रॉब्लम्स को। सो बायोडाइवर्सिटी से हम लोग बेटर कैसे अटेन कर पाए, उनसे कैसे हम लोग फेयर एंड इक्विटेबल शेयर कर पाए, दोज गोल्स आर गिवन इन डी। एंड ई में उसकी एनहांस इंप्लीमेंटेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। सो दैट इज हाउ द 20 HE टारगेट्स आर क्लासिफाइड इनटू सच ग्रुप्स। Now the third convention here is the Ramsar Convention. अब Ramsar Convention की बात करें, so this is a convention जो कि categorize करता है wetlands को, and they were signed in an Iranian city Ramsar, और इसीलिए इस convention का नाम है Ramsar Convention, और ये साइन किया गया था in the year 1971. अब यहाँ पर again this was negotiated between various state and non-state actors, countries भी थे, non-governmental organizations भी थे, जो कि मिलजुल कर उन्होंने साइन किया एक कंजर्वेशन कन्वेंशन, जो कि था कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स वेटलैंड हैबिटेट्स। बट ओवर द इयर्स इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़े हैं, इसके मैंडेट्स बढ़े हैं, और इवन दो इनिशियली ये साइन किया गया था, ये कन्वेंशन का मकसद था कि वो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स को कंजर्व करें, बट ओवर द इयर्स इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, इसकी जुडिक्शन बढ़ी है, एंड एज ऑफ नाउ ये वेटलैंड्स को कंजर्व करती है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि वेटलैंड्स आप किसे कहते हैं? So wetlands are defined as those areas जो कि मार्श होंगे, जो कि फैन पेटलैंड्स या वाटर होंगे, whether natural या artificial, या permanent हो सकता है या temporary हो सकता है, with water that is static water हो सकता है या flowing हो सकता है, वो fresh water भी हो सकता है, brackish water भी हो सकता है या salty water भी हो सकता है, एंड यहाँ पर इवन मैराइन वाटर भी इंक्लूड किए जाएंगे, जिसकी जो डेप्थ है at low tides would not exceed more than 6 meters। वैसे लो लाइंग एरियाज को क्या कहेंगे हम लोग? वेटलैंड्स करेंगे। और इन वेटलैंड्स को कंजर्व करने की ट्रीटी को कहते हैं या कन्वेंशन को कहते हैं हम लोग रमजार कन्वेंशन। और जो इसका ऑफिशियल नाम है दैट इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और यहाँ पर स्पेशली दी वाटरफॉल हैबिटेट। और यहाँ पर you need to understand that it is the only international treaty that specifically addresses a particular ecology, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो वेटलैंड्स पे, so it is the only treaty in that manner। और यहाँ पर ओरिजिनली, जैसे मैंने इनिशियली कहा, ओरिजिनली जब हम लोग फॉर्म किए थे ये कन्वेंशन को, सो ओरिजिनल जो मकसद था दैट वाज कि हम हैबिटेट कंजर्व करें किनका? वाटर बर्ड्स का। बट ओवर द इयर्स इट हैज एक्सपैंडेड इट्स होराइजन, एंड एज ऑफ नाउ ऑल वेटलैंड कंजर्वेशन का जो एफर्ट्स है वो इसी कन्वेंशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब रमजार कन्वेंशन जो है उनके बेसिकली 3 पिलर्स हैं। कौन से हैं ये 3 पिलर्स? द फर्स्ट इज द वाइस यूज, कि हम वाइस यूज करें, इंश्योर करें कि हर एक वेटलैंड जो है वो यूजली वाइस करें हम लोग। सेकेंड, कि हम लोग लिस्ट करें इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स को। तो यहाँ पर काफी सारे क्राइटेरियाज हैं, उन क्राइटेरियाज के बेसिस पर, एक्सटेंसिव वैल्यूएशन के बेसिस पर हम लोग जितने भी इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स है उसे हम लिस्ट करें। एंड थर्ड इज द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, वहां पर वाइस यूज प्रमोट करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाएं। दैट इज द बेसिक पिलर ऑफ रमजार कन्वेंशन। With that, now let's move to our next convention, that is on the wildlife trade monitoring network, जिसे हम लोग शॉर्टलिस्ट करके कहते हैं as traffic। तो ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक इज अगेन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कंजर्व करने को, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ऑर्गेनिज्म को, किसी एक बायोडाइवर्सिटी को इश्यूज क्रिएट ना हो, इसके लिए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। और ये जो प्रोग्राम है इट इज एन जॉइंट प्रोग्राम जहां पर IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड मिलकर काम करती है। और यहां पर इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1976 एंड नाउ इट हैज ग्रोन इनटू एन ग्लोबल नेटवर्क जो कि डेडिकेट करते हैं न्यू एंड प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सॉल्यूशंस जो कि रिसर्च ड्रिवन होते हैं और एक्शन ड्रिवन होते हैं। और यहां पर जो हेडक्वार्टर्स है ट्रैफिक का दैट इज इन कैम्ब्रिज विच इज इन यूनाइटेड किंगडम। और यहां पर जो गोल है, अगर ट्रैफिक की गोल की बात करें तो गोल क्या है? गोल इज टू एंश्योर कि जो ट्रेडिंग है वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड एनिमल्स में वो थ्रेटन ना करे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, और इसके लिए ये अवेयरनेस भी फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कैंपेन नोन एज डॉन्ट बाय ट्रबल, दैट इज एन कैंपेन बाय ट्रैफिक। सेम टाइम देयर इज एन सीरीज जिसे कहते हैं वांटेड अलाइव सीरीज,
अब इन जैसे सीरीज को वो प्रमोट करते हैं ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। एट द सेम टाइम ट्रैफिक जो था, ट्रैफिक दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इंस्ट्रूमेंटल, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है ताकि जो साउथर्न एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें कॉपरेशन लाएं, एंड अगेन दैट रिजल्टेड इन एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ए नेटवर्क नॉन एज साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, जिसे हम लोग शॉर्टलिस्ट करके कहते हैं एज सावेन। विद दैट The next convention is the International Union for Conservation of Nature, जिसे हम लोग शॉर्टलिस्ट करके कहते हैं IUCN, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है आउट देयर। अब ये जो यूनियन है, इट इज नॉट एन कन्वेंशन पर से बट इट्स एन यूनियन, और ये जो यूनियन है इट वाज फाउंडेड इन द फ्रेंच टाउन ऑफ Fontainebleau, जो कि 1948 में फाउंड किया गया था। अब यहां पर इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल यूनियन जो कि गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लाते हैं, और यहां पर जो नॉर्मल पर्पस है, यहां पर जो कॉमन पर्पस है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। द गोल इज टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन। एट द सेम टाइम हम क्या प्रोवाइड करें, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करें, उसको प्रोवाइड करें, उसमें जो रिसर्चेस हैं, जो टूल्स हैं, उससे हम लोग उसकी जो पर्कुलेशन है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उन तक पहुंचाएं। अब IUCN जब भी बात करते हैं, देयर इज IUCN रेड लिस्ट, और IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जो है, इट इज अ पर्टिकुलर लिस्ट जो कि फाउंड किया गया था इन 1964, a very comprehensive list, a very important list, and over the years it has evolved, or as of now it is the world's most comprehensive data source on the global extinction risk of species। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने IUCN को फॉर्मल ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया था इन द ईयर 1999, और इसीलिए यहां पर IUCN का एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी है, रिलेवेंस भी है। IUCN ने काफी सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए ओवर द इयर्स। फॉर एग्जांपल IUCN लॉन्च द कॉर्पोरेट एंगेजमेंट अप्रोच इन द ईयर 2000, जहां पर वो कॉर्पोरेट जो एजेंट्स, फॉर एग्जांपल माइनिंग इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, गैस इंडस्ट्रीज, जिनका एक मेजर इंपैक्ट रहता है वाइल्डहुड पे, जिसका एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है लाइवलीहुड पे, बायोडाइवर्सिटी पे, इन जैसे इंडस्ट्रीज के साथ वो कॉर्पोरेट करें और इकोलॉजी को सस्टेनेबल यूज ला पाए। Same time, IUCN also pioneered the nature-based solutions in the year 2000s, ताकि वो poverty reduce कर पाए, climate change पे कोई ना कोई issues ला पाए, and food and water security को promote कर पाए। और as of now, IUCN is the world's largest and the most diverse environmental network out there, which is the major emphasis, which is the major point of IUCN, which makes it a very important organization. With that, now let's move to our next organization, that is the Global Tiger Forum. अब again this is not an convention but an organization. अब ये जो organization है ये एक intergovernmental and international organization है जो कि फाउंड किया गया था बाय द मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स जिनका जो मकसद था दैट वाज कि वो एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च करे, एक कॉमन अप्रोच रखें और प्रमोट करे ऐसे प्रोग्राम्स को ताकि वो सेव कर पाए वर्ल्ड्स रिमेनिंग 5 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे दैट ईयर इन दी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। अब GTF जो है इट वाज फाउंडेड इन द 1994 और इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं ये न्यू दिल्ली में है और इट इज द सोल इंटरगवर्नमेंटल एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू रेस्क्यू टाइगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां पर बेसिक दो इश्यूज हैं। द फर्स्ट इसकी ये कौन से हैं 5 सब स्पीसीज, सेकेंड ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज मतलब क्या। अगर हम लोग स्पीसीज की बात करें बेसिकली 5 सब स्पीसीज हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस साउथ चाइना टाइगर, देयर इज दिस अमूर जिसे हम लोग कहते हैं साइबेरियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर एंड बंगाल टाइगर। बट अगर 2017 डाटा की माने तो IUCN हैज रिकॉग्नाइज्ड ओनली 2 टाइगर सब स्पीसीज जिसे हम लोग कॉमनली रेफर करते हैं एज कॉन्टिनेंटल एंड सुंडा। सो कॉन्टिनेंटल इज पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस एंड सुंडा इज पैंथेरा टिग्रिस सोंडेटाइस। अब यहाँ पर जितने भी रिमेनिंग आइलैंड टाइगर्स थे जो कि सुमात्रा में मिले जाते थे या जावा एंड बाली में वो अभी एक्सटेंट हैं। सो एज ऑफ नाउ जो सुमात्रन टाइगर्स है वो एक्सटेंट है। देन जो कॉन्टिनेंटल टाइगर्स हैं जो कि नेचुरली बंगाल में देखे जाते हैं, मलयन में देखे जाते हैं और इंडो चाइनीज या अमूर टाइगरियन पॉपुलेशन जो है वो भी डिडल कर रही है। और यहाँ पर जो कैस्पियन टाइगर है पॉपुलेशन दैट इज पर्टिकुलरली ऑन द स्टेज एंड दैट हैज बिकम एक्सटिंक्ट ओवर द इयर्स। और जो साउथ चाइना टाइगर है इट इज अगेन it is believed to be functionally extinct. So as of now ये जो टाइगर पॉपुलेशन है जो सबस्पीसीज है it has reduced, it has become extinct over the years. अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये था कि 13 रेंज कंट्रीज क्या होते हैं। अब 13 रेंज कंट्रीज वो कंट्रीज है जहां पर वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन कंसेंट्रेटेड। फॉर एग्जांपल इंडिया इज देयर,
देयर इज बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज के जो कॉपरेशन है, जो कोलैबोरेशन है, द ग्रुपिंग इज नोन एज दी 13 रेंज कंट्रीज, जहां पर वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन कंसेंट्रेटेड है। विद दैट नाउ लेट्स सी आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अब जिसे हम लोग एब्रीवेट करके कहते हैं WWF। अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का बेसिक्स को समझते हैं। फर्स्ट, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1961। इसका जो प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन था इससे पहले, उसको कहते थे हम लोग कंजर्वेशन फाउंडेशन। इसका जो ओरिजिनल नाम है दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसके हेडक्वार्टर्स है वो ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पर जो WWF का जो वर्क है दैट इज फोकस्ड ऑन 6 गोल्स, 6 गोल्स है उनके पास। फर्स्ट, कि वो क्लाइमेट पे एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड जीरो कार्बन वर्ल्ड ला पाए। सेकेंड, फूड, जहां पर वो फूड सिक्योरिटी अवेल कर पाए, डबल नेट फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाए। देन फॉरेस्ट इज देयर, जहां पर वो कंजर्व कर पाए वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट को। फोर्थ इज द फ्रेश वाटर, जहां पर वो सिक्योर कर पाए एक बेटर वाटर सरप्लस एंड अपॉर्चुनिटी जो है, सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा पाए। द फिफ्थ इज ओशियन, दैट इज टू सेफगार्ड हेल्थी ओशियन एंड मैरीटाइम लाइवलीहुड्स, क्योंकि काफी सारे इकोनॉमीज हैं जो कि ओशियन से रिलेटेड हैं, ओशियन पे डिपेंडेंट है, और उन इकोनॉमीज को सस्टेन करने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको ओशियंस को भी कंजर्व करना चाहिए। एंड द लास्ट गोल हियर इज वाइल्ड लाइफ, जहां पर जो थ्रेटन स्पीसीज हैं, जो थ्रेटन वाइल्ड लाइफ है, उन्हें हम सस्टेन कर पाए, उनमें प्रोडक्शन जो है वो हम बढ़ा पाए। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे प्रोवाइड वेरियस रिपोर्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि WWF पब्लिश करता है दैट इज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये काफी फेमस रिपोर्ट है, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1998, और ये पब्लिश किया जाता है बाय WWF एवरी 2 इयर्स में, जहां पर जो हेल्थ ऑफ प्लैनेट है वो मेजर करते हैं और इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को भी मेजर करते हैं। और इनको मेजर करने के लिए इनमें एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट लाने के लिए देयर इज एन इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। अब लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या है? सो इट इज अ मेजर of the state of the world's biological diversity based on the population trends। बायोडाइवर्सिटी के क्या है? पॉपुलेशन ट्रेंड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, इंक्लाइन हो रहे हैं, उस ट्रेंड्स को देखने के साथ साथ उनकी जो वर्टिब्रेट स्पीसीज हैं उनमें क्या क्या इंपैक्ट्स हो रहे हैं, इन सब चीजों को वो क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हैं, उन्हें कंपाइल करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, और उनके बेसिस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स निकालते हैं जिसे कहते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। विद दैट now let's move to another organization known as the Wildlife Justice Commission। अब वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन जिसका जिक्र इस आर्टिकल में भी है, व्हाट इज दिस? सो इट इज, यहां पर जो गोल है दैट द गोल ऑफ दिस कमीशन इज टू प्रमोट द सेफर सिक्योरिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। यहां पर ये कहते हैं कि दे बिलीव दैट द वाइल्ड लाइफ इज नॉट फॉर सेल, वो सेल के लिए नहीं है फॉर हाईएस्ट बिडर, और इसीलिए उन्हें इंश्योर करना चाहिए क्या? प्रोटेक्टिवेशन, जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर करना चाहिए। और कैसे वो प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगे? यहां पर जो मेंबर्स हैं WJC के, वो इन्वेस्टिगेटर्स की तरह काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री हैं, जो डर्टी बिजनेसेस हैं, जहां पर ये इलीगल ट्रेडिंग करवाते हैं, उन जैसे ट्रेडिंग्स में, उन जैसे क्रिमिनल्स को, उन जैसे स्टेक होल्डर्स को जस्टिस दिलाएं, उन्हें कहीं ना कहीं कोर्सिव मेजर्स के थ्रू उन्हें रोकें, इस ट्रेड को डिस्टर्ब करें। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अंडर कवर तौर पे काम करते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं। दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ दिस कमीशन। और यहां पर ये एविडेंसेस को इकट्ठा करते हैं और वो इनडेप्थ इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ वर्क करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और हाईएस्ट पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो लीडरशिप है उनके साथ एंगेज करते हैं, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है या इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है उसे वो एंड कर पाए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक स्टेट है जिनके पास अपने अपने लॉज हैं, स्पेसिफिक नेशनल लॉज हैं। उन नेशनल लॉज के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज हैं, फ्रॉड, टैक्स एवेशन के इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज का भी रिलेशन जो है वो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग से है। और इसीलिए देयर इज ए बिगर पिक्चर ऑफ WJC। WJC इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दिस वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, बट WJC अगर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग कम करें तो इसके काफी और एस्पेक्ट्स भी होंगे, काफी और इलीगल एक्टिविटीज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपके ड्रग्स हो गए, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गए, ड्रग्स के मार्केट जो है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब, और ये सब चीजों को भी आप रिड्यूस कर पाओगे। दैट इज द बिगर पिक्चर ऑफ द WJC। अब जिस रिपोर्ट का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया था दैट इज वन ऑफ द रिपोर्ट जो कि कंपाइल किया गया था बाय द WJC। अब देखते हैं व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट है दैट टाइटल इज द राइनो हॉर्न ट्रैफिकिंग एज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2012 टू 2021। यहां पर कुछ फ्यूचर सेलिएंट फीचर्स देखते हैं।
The first feature here, ये कहते हैं कि जो rhino horn seizures हैं, that has increased significantly in numbers and weight despite a reduction in poaching. So poaching yes कम हुआ है, national laws और international measures के कारण poaching तो कम हुआ है, but जो horns है जो कि हम लोग seize कर रहे हैं वो weight में भी बढ़ रहे हैं और numbers में भी बढ़ रहे हैं. As you can see here 2020-2021 में अगर average weight की बात करें तो 44.5 kilograms were the average value that we have seized. सेकेंड की फाइंडिंग इसकी यहाँ पर 6 कंट्रीज हैं और टेरिटरीज हैं जो कि डोमिनेट करते हैं राइनो हॉर्न के ट्रैफिकिंग ग्रोथ को. कौन से हैं? साउथ अफ्रीका, वियतनाम, मोजाम्बिक, चाइना, मलेशिया एंड हांगकांग. थर्ड पॉइंट हियर, इसकी जो मलेशिया है, मलेशिया इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल एज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर द शिपमेंट्स फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया. जब वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की बात करते हैं सो देयर इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ रोड्स और ये नेटवर्क रोड्स में वन ऑफ द ट्रांजिट पॉइंट वो क्या है? मलेशिया. और अगर हम लोग मलेशिया में एनहांस कर पाए सिक्योरिटी, उसमें हम लोग इंश्योर कर पाए प्रोटेक्शन, तो ये जो ग्लोबल ट्रेड है वो हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं. Another key feature of this report is that ये कह रहे हैं कि significant amount of the harvested horns from legal stockpiles are diverted into illegal trade. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं harvested horns मतलब अगर आप जो भी प्रोसेस लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हॉर्न्स काटते हो सेफ्टी के लिए या अदर मेजर्स के लिए, सो इन जैसे हॉर्न्स को मिक्सअप किया जाता है और उन्हें डाइवर्ट किया जाता है इलीगल ट्रेड में. फॉर एग्जांपल अगर 100 किलोस का कोई कंसाइनमेंट है तो उनमें से 40% जो है वो लीगल होंगे और बाकी के 60% जो है वो इलीगल होंगे. सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन सी एज ऑफ नाउ. और यहाँ पर ये रिपोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स जो कि कन्वर्ज हो रहे हैं एसोसिएटेड विद दी राइनो हॉर्न ट्रैफिकिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो राइनो हॉर्न की जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग उससे रिलेटेड है आइवरी का ट्रैफिकिंग, हीरोइन का ट्रैफिकिंग एज वेल एज एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क भी इससे रिलेटेड है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज जो कि इंटरकनेक्टेड है क्योंकि मनी जो है सबको जरूरत है और मनी की फ्लो वो इंश्योर करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स को, वो अपने सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करते हैं. दैट इज हाउ दिस इलीगल नेटवर्क्स वर्क. With that, now let's move on last article that is on the NIIF, that is the National Investment and Infrastructure Fund. अब NIIF के बारे में बात करें. Let's start with the basics itself. So what is this? So it is an government backed entity, है और ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. अब ये जो एंटिटी है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इज हैविंग 49% स्टेक, दैट मींस मेजर स्टेक है. एट द सेम टाइम जो बाकी के स्टेक जो हैं दैट इज हेल्ड बाय द फॉरेन एंड द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. सो अगर कहें सो इट इज इंडियाज क्वासी सोवरेन वेल्थ फंड. तो क्यों ये क्वासी सोवरेन? क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पास मेजोरिटी शेयर नहीं है. इट इज 49%, दैट इज लेस देन 50%. सो यहाँ पर मेजोरिटी शेयर नहीं है बट स्टिल इट इज क्वासी सोवरेन क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी शेयर नहीं है. अब इट वाज फाउंडेड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ताकि वो क्या करे, वो मैक्सिमाइज कर पाए इकोनॉमिक इंपैक्ट को या कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स के जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है उसे वो एनहांस कर पाए. एंड दैट वाज द बेसिक आइडिया और बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड. और ये जो आइडिया है इट वाज गिवन बाय द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली और ये बनाया गया था इन अगस्त 2015. और इसमें काफी डिफरेंट टाइप्स के फंड है. फॉर एग्जांपल देयर इज मास्टर फंड, देयर इज फंड ऑफ फंड्स जो कि जो पर्टिकुलर फंड्स है जो कि इन्वेस्टर्स को चाहिए उन फंड्स को फंड करती है. एंड देयर इज स्ट्रेटेजिक फंड्स. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंड जो कि इस NIIF के अंडर आता है. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन the quiz of the day. The first question is regarding the Nippon Bharat mission. Please try to attempt. The second question is regarding the Place of Worship Act 1991. Again, both these questions are current affairs based. So please attempt these questions. और इन questions के जो answers हैं, along with the explanations, would be provided to you in the video's description. So as well as जो PPT है जिसके ऊपर analysis किया, that also in the form of PDF you would get in the video's description itself. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.